बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करते हैं जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यह आपकी 5वीं जमात है और इस वक्त मुतालाती उर्दू का पीरियड। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें जो एग्ज़ामिनेशन कंटेंट मिला है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। हम देख लेते हैं जो जो टॉपिक थे हम रिव्यू कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम रिव्यू कर रहे हैं। वीडियो में तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन हम ऑनलाइन जो है वो पहले भी पढ़ा चुके हैं। तमाम स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए आपको वीडियो में भी जो है वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हम इसको रीडिंग भी करेंगे, इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। हमारा कंटेंट जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? हम। ठीक है, हमारी किताब भी उर्दू की जो आपकी किताब है हंस, वो भी हम से शुरू हो रही है। तो सबसे पहले हमने हमद पढ़ी थी, उसको हमने रिव्यू कर लिया। उसके बाद हमने किस्सा एक बाग का 1 और 2 पढ़ा। दोनों पार्ट हमने पढ़े, दोनों की एक्सरसाइज हमने देख ली। उसके बाद हमने जो है वो गज़ल, बीच में गज़ल आ गई है, ठीक है, जो हमारे सेकंड सेमेस्टर में है। तो गज़ल पढ़ी हमने, बच्चों का गालिब और गज़ल। बच्चों का गालिब आप समझ गए होंगे कि बच्चों के लिए उन्होंने अपने भांजे के दोनों बेटों बाकर अली और हुसैन अली के लिए जो है वो कादिर नामा लिखी थी। इस वजह से उन्हें बच्चों का गालिब, यानी कि उन्होंने बच्चों के बारे में सोचा कि उस वक्त बच्चों के लिए कोई नज़में किताबें वगैरह कोई कम ही लिखा करता था, इसलिए उन्होंने लिखा और उनको फिर जो है वो बच्चों का गालिब कहा गया। और इसी जो है कादिर नामा के आखिर में गज़ल दी गई थी बच्चों के लिए फ़ारसी सिखाने के लिए। तो वो गज़ल का आखिरी हिस्सा आपकी निसाब में शामिल है। ठीक है, तो वो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने कराची के शिकारी पढ़ा, उसका भी 1 और 2 दोनों पार्ट हमने पढ़ लिए। हमें पूरी स्टोरी का पता चल गया कि जो है वो एक माहीगिरों के एक घराने में 7 भाई थे। 6 जो है वो बहुत तंदुरुस्त थे, लेकिन सबसे छोटा भाई बहुत दुबला पतला और कमज़ोर था। तो बड़े भाई यही सोचते कि दिन भर तूफ़ानी हवाओं के थपेड़े नहीं सह सकेगा, यानी कि तूफ़ानी हवाओं का मुकाबला नहीं कर सकेगा, इसलिए वो घर पर ही रहता और बाकी 6 जो है वो सारा दिन समंदर पर जो है वो मछलियों का शिकार करते रहते और इस तरह उनकी ज़िंदगी बसर हो रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, यह हादसा हुआ कि वो 6 भाई शिकार करने गए और वापस नहीं आए और पता चला कि उन्हें जो है वो शार्क मछली ने हलाक कर दिया है। शार्क मछली एक भंवर में शार्क मछली चक्कर लगा रही थी और वहाँ उनकी कश्ती जाके फंस गई थी, जिसकी वजह से छोटा भाई जो है वो जब खैर खैरियत मालूम करने जाता है उनकी समंदर पर, तो उसे पता चल जाता है कि यहीं पर मेरे भाइयों के साथ हादसा हुआ और जो है वो हलाक हुए। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि मैं अपनी अक्ल से जो है, हालांकि देखिए वो फिज़िकली तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, वो नहीं बर्दाश्त कर पाता था कि समंदर में तूफ़ानी हवाएं बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो समंदर में उतरना कैसे बर्दाश्त करता वो। तो बहरहाल उसने अपनी अक्ल से काम लेते हुए एक बहुत बड़ा सा पिंजरा बनाकर जो है वो उस मछली का शिकार किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और तमाम जो है वो कराची के मछेरों को जो है इस मुश्किल से निजात दिलाई और दोबारा समंदर सबके लिए जो है वो महफूज हो गया। ठीक है, ये हमने कहानी पढ़ी थी, आपको भी याद हो गई होगी अच्छी तरह से। खुलासा भी हमने इसका लिखा है, वो भी आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अगर आप समराइज़ करके कहानी लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं, राइटिंग भी हो जाएगी और आप कहानी भी लिख पाएंगे, याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, एक्सरसाइज में भी इसी की ज़ाहिर है, इसी सबक से जो है वो एक्सरसाइज दी हुई है। क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन यही है इसका कि 6 बड़े भाइयों और छोटे भाई की ज़िंदगी में क्या फ़र्क था। तो ये आप अच्छी तरह जान गए कि 6 बहुत तंदुरुस्त थे और छोटा भाई सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर और दुबला पतला था, इसलिए वो घर पर ही रहता था। अच्छा, इसके बाद था कि सुरघातू क्या है। ठीक है ना, तो सुरघातू मैंने बताया एक नज़म है जिसे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने लिखा है। ये हमारे लास्ट जो हमने पढ़ा था उसको हमने थोड़ा सा रिव्यू कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, इससे पहले हमने वो भी पढ़ा है, ये मैंने मिड टर्म का आपको रिव्यू करके बताया लास्ट। इसके बाद जो है हमने
दौर जदीद के एक साइंसदान भी पढ़ा है, जिसमें हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में पढ़ा था कि दुनियाई साइंस का सबसे बड़ा एजाज़ नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला इनके नज़रिया पेश करने पे, और नज़रिया था यूनिफिकेशन थ्योरी, मतलब वहदत का नज़रिया। उनके ख्याल में जब ये कायनात बननी शुरू हुई तो तमाम अब समझते हैं कि 4 कुव्वतों से जो है वो कायनात रवा दवा है, लेकिन उनका कहना है कि जब ये कायनात बननी शुरू हुई तो ये सब एक वहदत थी, यानी कि सारी कुव्वतें जो है एक ही थी। ठीक है, तो उन्होंने ये साबित किया मैथ के ज़रिए, मैथमेटिक्स के ज़रिए साबित किया, और जो है वो अपना नज़रिया पेश किया, जिसको सारी दुनिया ने जो है वो एक्सेप्ट किया, और जो है उनको नोबेल इनाम से नवाजा गया। 1979 में उनको ये एजाज़ मिला था। ठीक है, दुनियाई साइंस का सबसे बड़ा एजाज़ है। नोबेल प्राइज़ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। नोबेल प्राइज़ उस शख्स के नाम पर है जिन्होंने ये वसीयत की कि मेरी तमाम दौलत जो है वो मेरे मरने के बाद उन लोगों को इनाम में दी जाए जो इंसानियत की भलाई के लिए कोई गैर मामूली काम करके दिखाएं। ठीक है ना, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो है वो वहदत का नज़रिया पेश किया। फ़िज़िक्स में इन्होंने काम किया था, फ़िज़िक्स में, और इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला 1979। उस वक्त तक, जब तक डॉक्टर अब्दुल सलाम को ये इनाम मिला था, उस वक्त तक दुनिया यानी कि मुस्लिम कंट्रीज़ में किसी मुसलमान को ये इनाम नहीं मिला था। लेकिन अब उसके बाद तो मिलना शुरू हो गए, लेकिन उस वक्त तक जो है वो डॉक्टर अब्दुल सलाम वो वाहिद शख्स थे जिन्हें मुस्लिम ममालिक में जो है वो सबसे पहले जो है वो इनाम मिला था। अब तो हम पाकिस्तान में 2 लोग ऐसे हो गए हैं, 2 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। एक तो डॉक्टर अब्दुल सलाम है और दूसरी मलाला यूसुफ़ज़ई है, जिन्होंने तालीम निस्वां पर बहुत ज़्यादा काम किया है। छोटी सी उम्र में जो है उस बच्ची ने तालीम निस्वां की अहमियत को समझा, ठीक है, और उस पर काम किया, जिसे सारी दुनिया ने एक्सेप्ट किया और जो है उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। ये हमारा था, मैंने गज़ल के बारे में भी बता दिया आपको, दौर जदीद के एक साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में भी बता दिया। ये हमारा फाइनल कंटेंट है। ठीक है ना, अब हमारे पास जो है आखिरी टॉपिक है आबादी की कहानी। ये भी 2 पार्ट्स हैं इसके, आबादी की कहानी 1 और 2। ठीक है, हम दोनों को रिव्यू कर लेते हैं, पढ़ भी लेंगे और इसको हम एक्सरसाइज भी इसकी देख लेंगे, और एक असिस्मेंट भी दूंगी मैं भी आपको बोर्ड पे कुछ करके दिखाऊंगी, और आप भी जो है वो पूरा असिस्मेंट एक साथ जो है वो जैसे एग्जामिनेशन कॉपी होती है उस तरह से आप करके चेक करवाएंगे मुझे। ठीक है, अच्छा चलिए बुक खोल लीजिए सब, पेज नंबर 78, आबादी कहानी पार्ट 1, पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे इसका। ठीक है, एक मिसाल के ज़रिए इन्होंने समझाया है कि एक घर की मिसाल जब ऐसी हो सकती है तो फिर दुनिया में क्या हशर होता होगा जब आबादी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए फ़र्ज़ कीजिए कि एक घर है जिसमें 5 अफराद आराम से रहते हैं, यानी आपके अम्मी, अब्बा, छोटा भाई, छोटी बहन और आप। अब अगर इसी घर में 10 अफराद और रहने आ जाएं तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये होगा कि जिस कमरे में 2 बच्चे सोते थे वहाँ 6 बच्चे सोया करेंगे। अम्मी खाना पकाते पकाते थक जाएंगी, उन्हें किसी और काम की फुर्सत नहीं मिलेगी। ज़ाहिर इतने लोगों के लिए खाना बनाना टाइम लगता है। खाना अब सबको पहले से कम मिलेगा क्योंकि खाने का और दूसरी चीज़ों का खर्च बढ़ जाएगा। मुमकिन है कि पानी की कमी हो जाए, मुमकिन नहीं यकीनन पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लोग रोज़ नहा ना सकेंगे और कपड़े भी कम धुलेंगे। गर्ज हर तरह से आपका घर पहले से कम आरामदेह होगा। 2-4 लोग ही आ जाएं तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जहाँ 5 अफराद रहते हैं वहाँ 10 और आ जाएं, यानी कि 15 हो जाएं तो फिर क्या हाल होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप सोचें कि इस मिसाल को सामने रखें और सोचें कि अगर दुनिया में भी आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो किस कदर डिस्टर्बेंस मसाइल खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए आबादी की पैमाइश, इन्होंने हमें बताया है कि आबादी की पैमाइश करने वालों को क्या कहते हैं और कैसे आबादी की पैमाइश की जाती है। अगर हमारी दुनिया में लोग ज़्यादा हो जाएं तो कुछ इस घर जैसा माहौल हो सकता है। जाहिर है, आपको एक मिसाल दी इन्होंने घर की, तो यही हशर होगा अगर आबादी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए इंसानी आबादी का बगौर मुताला किया जाता है, और वो लोग जो ये मुताला करते हैं उन्हें डेमोग्राफर कहते हैं। फर्स्ट टाइम आपने नाम सुना होगा। ठीक है, मरदमशुमारी करने वालों को डेमोग्राफर कहते हैं। डेमोग्राफर मरदमशुमारी के ज़रिए आबादी की सही तादाद मालूम करते हैं। अब अगर मरदमशुमारी के मायने पूछूं तो आप क्या बताएंगे? अफराद की गिनती करना। ठीक है ना, सिंपल मायने इसके अफराद की गिनती, मरदमशुमारी, शुमार करना, गिनना, है ना, तो उसी से है मरदमशुमारी, अफराद की गिनती।
मरदमशुमारी के जरिए आबादी की सही तादाद मालूम करते हैं। जिस मुल्क में मरदमशुमारी हो रही हो वहाँ हर घराने को हुकूमत की तरफ से एक सवालनामा मिलता है, यानी कि एक फॉर्म मिलेगा आपको, जिसमें ये पूछा जाता है कि इस घर में कितने अफराद रहते हैं और उनकी उम्रें क्या है। ठीक है, अफराद की गिनती हो रही है, अब अफराद की गिनती भी होगी और उनकी उम्रें भी काउंट की जाएंगी कि वो जो है वो 18 साल के हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखिए आबादी पहले, अब और आइंदा। आबादी पहले कैसी थी, अब कैसी और आइंदा जो है वो कैसी होगी। इंसानी आबादी की कहानी बहुत दिलचस्प है। इस कहानी का पिछला हिस्सा जानकर हम सोच सकते हैं कि आइंदा की दुनिया कैसी होगी और फिर हम इस आइंदा की दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दुनिया की सबसे पहली मरदमशुमारी चीन में 3000 साल पहले हुई थी। आप देखें चीन आज भी बहुत गुंजान आबाद मुल्क है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आबादी है। तो उस वक्त भी जो है वहाँ पर आबादी बहुत ही, इस वजह से सबसे पहली मरदमशुमारी की ज़रूरत जो है वो चीन में ही हुई। ठीक है ना, और 3000 साल पहले चीन में जो है वो मरदमशुमारी की ज़रूरत पड़ गई थी। अगर उस ज़माने के डेमोग्राफर दोबारा ज़िंदा हो जाए, यानी कि उस ज़माने के मरदमशुमारी करने वाले लोग जो है वो दोबारा ज़िंदा हो जाए और उनसे मौजूदा चीन में मरदमशुमारी करने को कहा जाए तो वो गालिबन घबराहट के मारे वापस अपनी कब्रों में छलांग लगा देंगे। ज़ाहिर वो देखेंगे इतनी आबादी तो घबरा जाएंगे, क्योंकि चीन की आबादी अब 1 अरब 1 बिलियन से ज़्यादा है, जबकि उनके ज़माने में पूरी दुनिया की आबादी भी इससे बहुत कम थी। आज चीन दुनिया का सबसे गुंजान आबाद मुल्क है, यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी आज भी चीन में ही है और पहले भी चीन में ही थी कि सबसे पहले मरदमशुमारी की वहाँ ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, सिर्फ चीन ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंसानों की तादाद पहले बहुत थोड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती थी, मगर पिछले 400 साल में तेज़ी से बढ़ने लगी। और इस सदी में तो आबादी में इजाफे की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। जैसे सड़क पर चलती हुई एक सुस्त साइकिल आप देखते हैं कितनी सुस्ती से चल रही होती है, तेज़ रफ्तार मोटर गाड़ी में तब्दील होकर फर्राटे भरती दूर निकल जाए। अब जो है वो साइकिल की जो रफ्तार थी, अब आप कार की रफ्तार से उसको देख लें, कार की रफ्तार किस कदर तेज़ हो गई है। तो इसी तरह से जो है वो आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही है, फर्राटे भरती भी दूर निकल जाए। अच्छा, एक लफ्ज़ है फर्राटे भरना, है ना, एक हमने पढ़ा पीछे शराटे भरना, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। शराटे भरना वो पानी के लिए इस्तेमाल होता है, पानी शराटे भरता हुआ गुजर जाता है, और यहाँ पर फर्राटे में भरती हुई दूर निकल जाए गाड़ी के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये पहले भी मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि शराटे कोई लफ्ज़ नहीं होता है ना, ये भी लफ्ज़ है, पानी के लिए इस्तेमाल होता है। पानी की तेज़ी, पानी का शोर जब हमें पता चलता है, उसकी तेज़ी पता चलती है तो हम समझ जाते हैं पानी शराटे भरता हुआ जो है वो आगे निकल गया, या पानी जो है वो शराटे भरता हुआ निकल रहा है। इसी तरह गाड़ी की रफ्तार को फर्राटे भरना। ठीक है, तो समझ लीजिए आप इस चीज़ को कि दोनों में क्या फ़र्क है। आबादी क्यों बढ़ती है, इतने कम अरसे में आबादी की यूँ तेज़ी से बढ़ने की आखिर क्या वजह है। अच्छा, इन्होंने वजह बताई है हमें कि आबादी क्यों तेज़ी से बढ़ती है। पहले ज़माने में जो बच्चे पैदा होते थे उनमें से अक्सर 1 साल के अंदर ही मर जाते थे, ना वो कभी बड़े होते थे। इस तरह आबादी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। 20वीं सदी में साइंस ने बहुत तरक्की की और बहुत सी बीमारियों के इलाज दरियाफ्त कर लिए, यानी कि हमें पता चला कि बच्चे जब न्यू बॉर्न बेबी दुनिया में आते थे तो जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो जाते थे, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते थे और जो है वो उनकी जल्दी ही डेथ हो जाया करती थी 1 साल के अंदर अंदर ही। अब 20वीं सदी में क्या हुआ कि साइंस ने बहुत तरक्की की और बहुत सी बीमारियों के इलाज जो है वो दरियाफ्त कर लिए गए। ठीक है, ये साइंसी तरक्की जिन इलाकों में हुई जैसे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के रहने वालों की सेहत बेहतर हुई और बचपन में मरने वाले बच्चों की तादाद बहुत कम हो गई। जाहिर है जब वहाँ पर साइंस ने तरक्की की तो मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज भी दरियाफ्त हुए और जो है वहाँ पर रहने वाले बच्चों की सेहत भी बेहतर हो गई और मरने वाले बच्चों की तादाद भी कम हो गई। अच्छा, ये तो थी आबादी क्यों बढ़ती है, यानी कि वजह बताई गई थी। अब हम देखते हैं दूसरे हिस्से में हमें क्या बताया गया है। पहले हिस्से की हम एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, अपना कंटेंट भी खोल लीजिए, सबके पास होगा कंटेंट, सब खोल के रखिए सामने। सबसे पहले देखिए आपका टॉपिक जो है वो गलत दिया हुआ है और आपने जो वर्क किया है उसमें भी आपने वही लिख दिया जो आपको सॉल्यूशन में दिया गया था। ठीक है, पेज नंबर 25 देखिए आप, सॉल्यूशन जो आपके पास है, एग्जामिनेशन कंटेंट का सॉल्यूशन जो आपके पास है उसका पेज नंबर 25 देखिए। उस पर लिखा है दौरे जदीद की एक साइंसदान। ठीक है, तो ये टॉपिक गलत दिया हुआ है आपको। ये है आबादी कहानी पार्ट 1, तो इसको काट के पहले आप ऊपर लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आबादी की कहानी पार्ट 1।
अब देखिए बुलंद ख्वानी हमने कर ली, बुलंद ख्वानी मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। आप भी जो है वो अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, और जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे रीड करके भी सुनाया, ठीक है। अच्छा, अब दिए हुए इसके अल्फाज मायनी। आप अल्फाज मानी से अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये टॉपिक जो है वो गलत लिखा हुआ है, आप इसकी करेक्शन कर लेते, लेकिन जो मेरे पास वर्क चेक होने आया उसमें एज इट इज़ ऐसे ही था जैसा सॉल्यूशन में है। मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो ये बाय मिस्टेक ही ऐसा हो गया है कि दौर जदीद के एक साइंसदान लिखा है और एक्सरसाइज जो है वो आबादी की कहानी की है, तो आप इसकी करेक्शन कर लीजिए। अच्छा, पैमाइश नाप, जो मैंने आपको जो है वर्ड्स दिए जो आपके लिए फर्स्ट टाइम होंगे और मुश्किल होंगे। बगौर, गौर से, पेज नंबर 26 पर आ जाइए। मरदमशुमारी, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, सिंपल माइनीज के अफराद की गिनती। गुंजान, बहुत ज़्यादा घना, कंजस्टेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मुहावरा एक दिया हुआ है, फर्राटे भरना, उसके मायने भी दिए हुए साथ और उसका जुमला भी साथ ही बना हुआ है, ठीक है। अगर सिर्फ मायने लिखने को आए तो आप मायने लिखिए, सिर्फ जुमला लिखने को आए तो सिर्फ जुमला लिखिए, आपने तीनों चीज़ें नहीं लिखना है, ठीक है ना। फर्राटे भरना, अगर एक वर्ड आ गया और आपसे कहा है कि जुमला बनाइए तो सिर्फ आप जुमला बनाएंगे। अच्छा, ये देखिए, गाड़ी फराटे भरती हुई आगे निकल गई। अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया दोनों का कि शराटे भरना और फराटे भरना में क्या फ़र्क है। तो फराटे भरना गाड़ी के लिए इस्तेमाल होगा, गाड़ी की तेज़ी के लिए, रफ्तार के लिए, और जो है वो शराटे भरना पानी की तेज़ी, शोर, पानी की रफ्तार, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक्सरसाइज में सवाल नंबर 1 है, आपको दिया गया है, जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, मरदमशुमारी क्या होती है और कैसे की जाती है। तो मरदमशुमारी क्या होती है, सबको मालूम है ये बात। मरदमशुमारी अफराद की गिनती होती है, ठीक है। मरदमशुमारी अफराद की गिनती होती है। मरदमशुमारी शुमार करना, गिनना, ठीक है। तो अफराद की गिनती होती है, यानी आबादी की सही तादाद मालूम करना। जिस मुल्क में मरदमशुमारी कैसे होती है, अब ये भी देख लीजिए। जिस मुल्क में मरदमशुमारी हो रही होती है वहाँ हर घराने को हुकूमत की तरफ से एक सवालनामा मिलता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि उस घर में कितने अफराद रहते हैं और उनकी उम्रें क्या हैं, ठीक है। ये तो हो गया मरदमशुमारी किसे कहते, क्या होती है और कैसे की जाती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कौन सा मुल्क है जहाँ दुनिया के सब ममालिक से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो सब जानते हैं इस बारे में, तो चीन। चीन वो मुल्क है जहाँ दुनिया के सब ममालिक से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन बड़े डिसिप्लिन से, बड़ी मैनेजमेंट की हुई उन्होंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, बताइए आबादी रेगिस्तान में ज़्यादा होती है या दरिया के किनारे, ज़मीन के किसी शादाब हिस्से में, क्यों। ये भी दोनों बातें पूछिए, अगर वहाँ होती है तो क्यों होती है। तो हम देखें, बहुत हमने भी शॉर्ट आंसर दिया है, जाहिर है आबादी दरिया के किनारे किसी शादाब हिस्से में हो सकती है, क्योंकि वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से हासिल हो सकती हैं। जैसे आप अगर साहिल पर आबाद हो गए हैं, जिस तरह से कराची को आबाद होने के लिए मछेरों ने जो है वो इब्तिदा की, तो उन्होंने रोज़गार की वजह से ना, रोज़गार की वजह से कि उन्हें मछलियाँ पकड़ने का काम मिल जाएगा और उनकी ज़िंदगी आराम से गुजर बसर होगी, उनकी ज़िंदगी जो है वो आराम से गुजरेगी, ठीक है ना। उनकी गुजर बसर जो है वो बहुत आराम से हो जाएगी, तो इसी वजह से उन्होंने जो है वो समंदर के किनारे जो है वो आबादी की। तो हम भी यही कहेंगे कि वहाँ ज़रूरियाती ज़िंदगी आसानी से हासिल हो सकते हैं। अगर किसी बंजर रेगिस्तान इलाके में आबाद हो जाए तो वहाँ तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद है खाली जगह पुर कीजिए। इंसानी आबादी का मुताला करने वालों को डेमोग्राफर कहते हैं। मैंने सेकंड जो है उसमें वीडियो में आपको MCQs करवाए थे, अब ये भी उसमें ऐड कीजिएगा आप, ठीक है। 20 मैंने करवाए थे, उसमें ये भी ऐड करेंगे आप, और जो बीच में कुछ रह गए होंगे मैं देख लूँगी उनको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया में सबसे पहली मरदमशुमारी चीन में 3000 साल पहले हुई। नंबर 3 है, आज चीन दुनिया का सबसे गुंजान आबाद मुल्क है। नंबर 4 है, 20वीं सदी में साइंस ने बहुत तरक्की की। नंबर 5 है, पिछले 400 साल में आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, बताइए दर्ज झैल जगहों और हालात का आबादी पर क्या असर पड़ सकता है। हमने भी बड़े शॉर्ट आंसर दिए हैं, आप खुद भी समझ जाएंगे कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। इन्होंने हमें स्टेटमेंट्स दी हैं, अगर सर्द और बर्फीली जगह जहाँ कम ही कुछ उगता हो तो आबादी का होना मुश्किल ही है, जाहिर है। जब वहाँ उगता ही कुछ नहीं है तो फिर हम कैसे रह सकते हैं, ठीक है ना। तो और सर्द और बर्फीली जगह बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हम मौसम को, चेंज हो रहा हो मौसम तो चलो फिर भी इंतज़ार कर ले इंसान, लेकिन यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, तो फिर आबादी का होना मुश्किल है। उसके बाद है, बहुत ऊंचे पहाड़ पर बस्तियाँ, आबादी के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना होगा। लोग आबाद तो हो गए हैं पहाड़ों पर, लेकिन मुश्किलात भी वैसे ही बरकरार हैं, ठीक है ना।
अच्छा, उसके बाद है नंबर 3, एक ऐसा मुल्क जहां औरतें पढ़ी लिखी हैं और दफातर वगैरह में काम करती हैं, तो ऐसा मुल्क तरक्की करेगा। जाहिर है, खवातीन का पढ़ा लिखा होना और फिर जॉब करना, तो वहाँ तो तरक्की होगी यकीनन, डेफिनेटली। उसके बाद है नंबर 4, ऐसा मुल्क जहाँ के लोग अनपढ़ हैं, पसमानदा रहेगा, पीछे ही रह जाएगा। जाहिर है, जहाँ के लोग अनपढ़ होंगे तो उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आती बात, तो वो ऐसे ही रह जाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है नंबर 5, ऐसी जगह जहाँ डॉक्टर और इलाज की सहूलतें ज़्यादा हैं, ऐसी जगह के लोग सेहतमंद होंगे और माशरा तहजीब याफ्ता होगा। ठीक है, 13 है हमारा, 12 पढ़ा चुकी हूँ मैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये हमारी हो गई आबादी की कहानी पार्ट 1 की जो है एक्सरसाइज हो गई। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 में हमने वजूहात तक पढ़ा कि आबादी क्यों बढ़ती है, यानी कि बढ़ने की वजह देखी हमने। अब हम देखते हैं आगे आबादी की कहानी 2 में क्या तफसील दी गई है। ठीक है, चलिए, दूसरी जंग अजीम, अजीम कहते हैं बड़े को, तो एक बड़ी जंग जो है वो 1939 से 1945, मोस्टली जो है 1 मंथ भी नहीं होती जंगें, लेकिन ये है कि ये जंग अजीम थी। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया था, हिस्सा लिया क्या, इन्वॉल्व हो गए। तो ये इतने साल जो है ये होती रही, 1939 से 1945, 6 साल जो है ये जंग रही। अच्छा, आप देखिए, दूसरी जंग अजीम 1939 से 1945 के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के बाशिंदों का आपस में साथ रहा, क्योंकि जंग में वो मिलकर दुश्मन से लड़े। अब जिसका दिल जिससे चाहा उसकी जो है वो तरफदारी की और उनके साथ मिलकर उन्होंने जंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो जाहिर है एक दूसरे से इन्हें मिलना ही पड़ा। हुकूमतों को उस ज़माने में एहसास हुआ कि दुनिया के मुल्कों को एक दूसरे की ज़रूरत रहती है। जाहिर है अल्लाह पाक ने ऐसा ही बनाया है इंसान को, और लोग जो दुनिया में भेजे इसी वजह से भेजे कि एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करें। तो उन्हें भी एहसास हो गया कि दुनिया के मुल्कों को एक दूसरे की ज़रूरत रहती है, लिहाजा उन्होंने मवासलात, रेडियो, टीवी, फ़ोन वगैरह यानी कि टेली कम्युनिकेशन के ज़रिए एक दूसरे से रब्ता रखना शुरू किया। तरक्की याफ्ता मुल्क ये चाहते थे कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क उनके दोस्त बने और उनकी तरफदारी करें। जैसे आपने पीछे पढ़ा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सब तरक्की याफ्ता मुल्क थे। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क इनके दोस्त बने और इनकी तरफदारी करें। चुनाचे वो रेडियो वगैरह के ज़रिए उन्हें अच्छी अच्छी और मुफीद बातें बताते। इस तरह तिब, डॉक्टरी के बारे में मालूमात उन मुल्कों में भी पहुँचने लगी जहाँ तालीम की कमी और गुर्बत थी। जब इन गरीब मुल्कों में साइंस की नई मालूमात पहुँचने लगी तो यहाँ पर भी बचपन में मरने वाले बच्चों की तादाद कम हो गई। यानी कि वो प्रोग्राम रखा करते थे सेहत के हवाले से, बच्चों की सेहत के हवाले से, और ये जो है वो गरीब ममालिक में भी दिखाए और सुनाए जाते थे ये प्रोग्राम। तो इस वजह से जो है यहाँ पर भी जो है वो बचपन में मरने वाले बच्चों की तादाद जो है वो कम हो गई। अब ये बच्चे बड़े हुए और अब ये बच्चे बड़े हुए। इस तरह 1950 से 1990, 1950 से 1990 के दौरान दुनिया की आबादी में एक धमाके जैसा ज़बरदस्त इजाफा हुआ। ये इजाफा एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के गरीब मुल्कों में हुआ, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। मगर इस दौरान यूरोप और अमेरिका के अमीर मुल्कों में आबादी ज़्यादा नहीं बढ़ी। हालांकि उन ममालिक में तो पहले ही बच्चों की सेहतें अच्छी हो गई थी और उनकी अमवात कम होती थी। जिस तरह से पीछे देखा, आपने पहले हिस्से में पढ़ा था कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर इस तरह के जो है तरक्की याफ्ता ममालिक, यहाँ पर तो बच्चों की सेहत, साइंस ने तरक्की कर ली थी 20वीं सदी में, और जो है वहाँ पर जो है बच्चों की सेहत बेहतर होने लगी थी। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है वो इतनी तेज़ी से जो है वो आबादी में इजाफा नहीं हुआ। अब देखिए पेज नंबर 84 पर देखिए, इन मुल्कों में आबादी के ज़्यादा ना बढ़ने की क्या वजह होगी। अब वो जहाँ पर आबादी नहीं बढ़ी उनकी वजूहात बताई गई हैं। उसकी वजह यह थी कि उन ममालिक के बाशिंदों ने सोचा कि अगर हमारे बच्चे कम हों तो हम उन्हें ज़्यादा अच्छी ग़िज़ा और ज़्यादा अच्छी तालीम दे सकते हैं और ख़ुद भी आराम से रह सकते हैं। लिहाजा उन लोगों ने बच्चों की पैदाइश में कमी की, मगर गरीब मुल्कों के बाशिंदों ने बच्चों की पैदाइश में कोई कमी ना की। इसकी एक वजह तो ये है कि गरीब मुल्कों में बहुत से लोगों को पढ़ना नहीं आता, इसलिए उन्हें ये बात समझाना मुश्किल है। देखिए मेन वजह तो सबसे यही है कि तालीम की कमी। और उसके बाद दूसरी वजह भी इन्होंने बताई है कि आबादी कम करने में उनका और उनके मुल्क का कितना फ़ायदा। ये बात तो उनको समझ ही नहीं आती है, ज़ाहिर पढ़े लिखे नहीं है, तालीम नहीं है, तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। उनकी अपनी एक लॉजिक है। ठीक है, अब देखिए दूसरी वजह क्या है।
दूसरी वजह यह है कि चूंकि गरीब मुल्कों की हुकूमतें बूढ़े लोगों की देखभाल पर पैसा नहीं खर्च करती, इसलिए वहाँ के रहने वालों का ख्याल है कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो उनको बुढ़ापे में कमा कर खिलाएंगे और उनका ख्याल रखेंगे। लिहाजा गरीब मुल्कों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ज़ाहिर वो ये सोचते हैं कि कोई ना कोई तो हमारा ख्याल रखा, कोई ना कोई तो हमें कमा कर खिलाएगा, इसलिए वो अपनी आबादी में जो है वो खूब इजाफा कर लेते हैं। ठीक है, लिहाजा गरीब मुल्कों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि अमीर और तालीम याफ्ता मुल्कों में आबादी तकरीबन ठहरी हुई है। ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि आबादी अगर बढ़ेगी तो मसाइल भी जो है वो बढ़ेंगे। अब ये देखें, इन्होंने ख़तरात भी बताए हैं कि अगर आबादी बढ़े, इस तरह इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी तो क्या ख़तरे पैदा हो सकते हैं। बड़ी आबादी के ख़तरे, आबादी के यूँ तेज़ी से बढ़ने में कई ख़तरे हैं। दुनिया में सबके खाने के लिए खुराक तो बहुत है, मगर ये खुराक कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। ना तो सब लोगों के पास यकसा दौलत है कि वो बराबर की खुराक खरीद सकें। ठीक है ना, ऐसा ही है ना हमारे पास। नतीजा ये है कि आज दुनिया में हर रोज़ तकरीबन 8 करोड़ 80 मिलियन लोग भूखे रहते हैं। बहुत बड़ी तादाद है ये। ठीक है, क्यों कि यहाँ पर यकसानियत नहीं है। अल्लाह पाक ने खुराक तो बहुत पैदा की, यानी कि वसाइल तो बहुत है, लेकिन यूज़ करने का जो है वो तरीका नहीं है। अगर लोग ज़्यादा होंगे तो कुदरती वसाइल, मसलन रहने या खुराक उगाने की ज़मीन, जंगल, तेल, धातें वगैरह, अभी आप देख रहे हैं कि जो जंगल है वो भी आबाद हो रहे हैं रिहाइश के लिए। ठीक है ना, ये आपकी ऑब्जर्वेशन भी होगी, तो आप आगे सोचें कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो जाहिर है जब जंगलात ही नहीं रहेंगे, जब फर्टिलाइजेशन के लिए ज़मीन ही नहीं रहेगी काश्तकारी के लिए, तो क्या होगा फिर। जंगल, तेल, धातें वगैरह भी तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी के लिए इलाज और तालीम का खर्च इतना ज़्यादा हो जाता है कि गरीब मुल्क इसे पूरा नहीं कर सकते। इन सब मसाइल की वजह से अब ज़रूरी हो गया है कि दुनिया की आबादी को ज़्यादा बढ़ने से रोका जाए। लेकिन अब वही है ना कि अगर सब तालीम याफ्ता होंगे तब जाके इस बात को समझेंगे, वरना सब अपनी अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। अब उसके बारे में देखिए, चंद हक़ाइक़ भी इन्होंने बताए हैं। आबादी के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़। देखा गया है कि जब औरतों को तालीम मिलती है तो वो आबादी में इजाफा करना नहीं चाहती और इस तरह आबादी ज़्यादा नहीं बढ़ती। पाकिस्तान की आबादी आइंदा 21 साल में दुगनी हो जाती है, यानी कि डबल हो जाती है। 21 साल गुजरते हैं तो अगर आपकी आबादी 10 करोड़ है तो वो 20 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक जनरेशन यंग हुई और आबादी में जो है वो डबल इजाफा हो गया। और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली आबादियों में से एक है, यानी कि पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल हैं जहां आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, ये आपने देख लिए, हमने दोनों हिस्से पढ़ ली है। आप भी अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। हम इस हिस्से की भी एक्सरसाइज जो है वो देख लेते हैं। मेन चीज़ें, आप जो मेन पॉइंट्स इसके दिए गए हैं वो आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि इन्होंने वजूहात भी बताई हैं आबादी बढ़ने की, आबादी बढ़ने के बाद जो ख़तरात हैं वो भी बताए हैं, और जो हक़ाइक़ हैं वो भी बताए हैं कि क्या हकीकत है आबादी के बढ़ने में। ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। पेज नंबर 27 देखिए। पेज नंबर जो है वो 26 पर ही स्टार्ट हो गया है आबादी की कहानी 2। यहाँ इसका टॉपिक जो है वो सही लिखा हुआ है। ठीक है, बुलंद ख्वानी हमने कर ली है। अल्फाज मायनी हम देखते हैं। जंग अजीम, वो जंग जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक शामिल हों। अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसी जंग अजीम कहते हैं बड़े को, तो बड़ी जंग ही होगी ना। 1939 से 1945 तक जो है ये जंग जो है वो चलती रही। तो और इसमें जो है वो दुनिया के मोस्टली जो है वो कंट्रीज़ ने जो है वो शमूलियत इख्तियार की। अच्छा, उसके बाद है कुदरती वसाइल, वो चीज़ें जो कुदरती तौर पर मौजूद हों। ठीक है, गैस, पानी, बिजली तो हम बनाते हैं, खैर गैस कुदरती है, पानी कुदरती है। तो आप इसी की शॉर्टेज देख लीजिए ना। आप जो अभी देख रहे होंगे आप मसाइल, वो यही देख रहे होंगे। बिजली की लोड शेडिंग, पानी से बिजली बनती है। ठीक है, अब दूसरे भी ज़राए जो है वो आ गए हैं जिससे बिजली हम बना सकते हैं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट नहीं है। और जो है मैं तो यही कहूँगी कि मैनेजमेंट कोई नहीं है कि हम दूसरे रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें भी कम हो जाएंगी। गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की भी हो रही है, पानी तो मिल ही नहीं रहा है। कई जो है इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अभी आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ही देख लें कि किस कदर शॉर्टेज है हमारे पास। उसके बाद है दुगनी, 2 के बराबर यानी कि डबल। उसके बाद है राब्ता रखना, ताल्लुक़ रखना, राब्ता रखना, ताल्लुक़ रखना, किसी से मेल जोल रखना।
उसके बाद है तरक्की याफ्ता, जो तरक्की कर चुका हो। याफ्ता कहते हैं जो काम हो चुका। सनद याफ्ता, आप सर्टिफाई हो गए, सर्टिफिकेट आपके पास आ गया है, तब आपको कहा जाएगा सनद याफ्ता। तो याफ्ता के मानी हो चुका, ठीक है। तो तरक्की याफ्ता समझ जाइए आप, तरक्की पजीर जो तरक्की कर रहा है, ठीक है, अभी प्रोसीजर में है, और तरक्की याफ्ता जो तरक्की कर चुका है, ठीक है। इसके डिफरेंस को समझ लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए एक्सरसाइज पर आ जाइए, क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1 है आबादी में इजाफे का इल्म तिब यानी कि डॉक्टरी में तरक्की से क्या ताल्लुक है। हम पढ़ चुके हैं ये वजह कि जाहिर है जब मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज दरियाफ्त हो गए तो जो है वो बचपन में मरने वाले बच्चों की तादाद भी जो है वो कम हो गई, वरना बचपन में जो है वो बचपन में ही बच्चे जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते थे और उनकी डेथ हो जाया करती थी। तो ये मसला जो है वो हल हो गया, तो आबादी में खुद ब खुद इजाफा होने लगा। तो हम पढ़ लेते हैं इसका आंसर हमने क्या लिखा है। आबादी में इजाफे का इल्म तिब से ये ताल्लुक है कि 20वीं सदी में साइंस ने बहुत तरक्की की और बहुत सी बीमारियों के इलाज दरियाफ्त कर लिए गए, जिससे बचपन में मरने वाले बच्चों की तादाद कम हो गई। तो आप जाहिर है आबादी में तो इजाफा होगा। उसके बाद है नंबर 2, गरीब मुल्कों की आबादी में ज़बरदस्त इजाफे की क्या वजह है। जवाब देखिए इसका, क्योंकि गरीब मुल्कों की हुकूमतें बूढ़े लोगों की देखभाल पर पैसा खर्च नहीं करती, इसलिए वहाँ के रहने वालों का ख्याल है कि अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो वो उनको कमा कर खिलाएंगे, इसलिए गरीब मुल्कों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सवाल नंबर 3 है किसी गरीब मुल्क की आबादी बढ़ जाने का उस मुल्क के लोगों पर क्या असर पड़ता है। किसी गरीब मुल्क में आबादी बढ़ जाए तो सबसे पहले वहाँ के कुदरती वसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जो मैंने आपको बताए, उन्होंने तो बड़े बड़े मसाइल बताए, मैंने तो आपको छोटे ही बता दिए, गैस, बिजली, पानी, ठीक है। ये हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वही नहीं है हमारे पास। कुदरती वसाइल कम हो जाएंगे, ज़मीन की कमी, ज़मीन की तंगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़मीन ही नहीं होगी कि आप काश्तकारी कहाँ करेंगे, कहाँ अनाज उगाएंगे, ठीक है। जंगलात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जिससे बारिशें हो और ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ हो। ऐसा नहीं होगा आइंदा अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती रही। जंगलों में भी जाकर लोग आबाद हो रहे हैं, यही वजह है ना कि ज़मीन जो है वो कम हो जाएगी। इसके बाद इलाज और तालीम का खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा, जिससे गरीब मुल्क पूरा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 4 है बहुत ज़्यादा आबादी का बच्चों की तालीम पर क्या असर पड़ सकता है। गरीब बच्चे तालीम से महरूम रह जाएंगे, जाहिर है। अमीर जो है वो तो पढ़ लेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, मुल्क से बाहर जाके पढ़ लेंगे, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं हमारे वो जो है वो तालीम से बिल्कुल महरूम रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ खाली जगह दी है। देखिए नंबर 1 है 1950 से 1990 के दरमियान दुनिया की आबादी में एक धमाके जैसा इजाफा हुआ, यानी कि 1950 से 1990 के दरमियान 40 साल में जो है वो एक धमाके जैसा जो है वो इजाफा हुआ, यानी कि तेज़ी से, ज़बरदस्त तेज़ी से जो है वो आबादी बढ़ गई। उसके बाद है नंबर 2, आज दुनिया में हर रोज़ तकरीबन 8 करोड़ बच्चे भूखे रहते हैं। आप ये देखें बहुत बड़ी तादाद है ये 8 करोड़ बच्चों का भूखा रहना। वो वजह ये है कि यकसा जो है वो खुराक की तकसीम नहीं है, लोगों के पास यकसा खुराक जो है वो नहीं, एक जैसी यानी कि खुराक नहीं पहुंच रही है। इंसान तो एक जैसे है ना, खाने को तो उनको एक जैसे ही भूख लगती है, लेकिन यहाँ पर खुराक की तकसीम जो है वो ठीक नहीं है, इसी वजह से 8 करोड़ बच्चे भूखे रहते हैं। नंबर 3 है पाकिस्तान की आबादी आइंदा 21 साल में दुगनी हो जाती है। मैंने बताया आपको कि 21 साल गुजरते हैं और पाकिस्तान की आबादी डबल हो जाती है। नंबर 4 है पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली आबादियों में से एक है, यानी कि पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में है जहां आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और गरीब मुल्कों के जो है गरीब मुल्कों की आबादी ही इस कदर तेज़ी से बढ़ रही है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर आबादी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो समझते हैं कि आबादी को इतनी तेज़ी से बढ़ेगी तो मसाइल भी उतने ही तेज़ी से बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये हमने दोनों जो है वो रीड भी कर लिया, दोनों को समझ भी लिया है और दोनों की एक्सरसाइज भी हमने देख ली है। अब मैं आपको एक असेसमेंट दूंगी, मैं कोशिश करती हूँ कि बोर्ड पर हो जाए, लेकिन जो रह जाएगा तो आप जो है वो उसको कर लाएंगे। मैं आपको दिखा भी दूंगी कैमरे में और कर लाएंगे आप, और मैं चेक करूंगी फिर, ठीक है। सबका जैसे एग्जामिनेशन कॉपी तैयार होती है इसी तरह आप भी जो है वो जिस तरह से ये देख रहे हैं कॉपी, इस तरह से कॉपी में आप जो है वो कर मुझे चेक कराएंगे, ठीक है। चलिए हम जो है वो देखते हैं असेसमेंट। हम ये जो टॉपिक है इसमें वो है किस्सा एक बाघ का और कलाची के शिकारी, ठीक है।
दोनों जो है वो मिड टर्म से हैं, लेकिन इसमें और भी चीज़ें शामिल कर दी गई हैं। हमद भी शामिल है इसमें, और जो है वो बहुत शॉर्ट करके मैंने आपका असेसमेंट बनाया है। हमद है इसमें शामिल, किस्सा एक बाग का शामिल है, और एक क्वेश्चन उनका होगा कराची के शिकारी का। ठीक है, तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मायने लिखना है आपको। बोर्ड पर देखिए आप, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा दूंगी, लेकिन आप जो है वो कॉपी में करेंगे इसको। एक आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, साहिबा, सबसे हमने पहले पढ़ा था, हमद में है ये लफ्ज़ साहिबा। साहिबा कहते हैं छप्पर को। शामियाना, ठीक है। रायगा, हम कहते हैं ना भाई मेहनत रायगा गई, तो रायगा की मायने है बेकार। तो अल्लाह पाक ने ये दुनिया जो है वो बेकार तो नहीं बनाई है, बेमकसद तो नहीं बनाई है ना। अच्छा, उसके बाद है लाजवर्दी। ये सब हमद से ही कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, लाजवर्दी। लाजवर्दी मैंने क्या बताया था कि एक नीले रंग का कीमती पत्थर होता है। ठीक है, अब इसके मायने तो नहीं हो सकते। नीले रंग का कीमती पत्थर, ये जो आसमान का कलर देख रहे हैं ना आप, ऐसा ही रंग होता है इसका। इसीलिए कहा है कि सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया। कुशादा, खुला हुआ, चौड़ा। हम कहते हैं ना कमरा बहुत कुशादा है, खुला हुआ है, चौड़ा है। उसके बाद है पुरानी वजह, पुराना तरीका या पुराना अंदाज। ठीक है, पुरानी वजह, पुराना अंदाज। अक्सर घर बने हुए होते हैं पुराने अंदाज से, जिस तरह चिड़ियों ने कहा कि हम अपने पुरानी वजह के घोंसले से तंग आ गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद है काश। काश कहते हैं ख्वाहिश को। हम सोचते हैं ना काश ऐसा हो जाता, हम ख्वाहिश करते हैं। मैं ऊपर लिख देती हूँ, अल्फाज मायने ही हो रहे हैं मेरे। ठीक है, काश, काश के मायने है ख्वाहिश। उसके बाद है चर्चा। चर्चा शोहरत को कहते हैं। चर्चा, शोहरत। नफासत, सफाई से, खूबी से, है ना। हम कहते हैं बड़ी नफासत से काम करती है भाई, तो बड़ी खूबी से, सफाई से, दोनों बातें हो सकती हैं, खूबी से और सफाई से। साफ सुथरा काम अच्छा लगता है ना, तभी हम कहते हैं बड़े नफासत से काम किया है। ठीक है, उसके बाद है हम जुमले बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम जुमले बनाएंगे। हम यहीं से शुरू करते हैं, आगे देखेंगे हम फिर। अच्छा, ये जुमले जो है वो आप देख रहे हैं कि हमने मुहावरों के जुमले बनाए हैं, मुहावरे जुमले। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला आए दिन, आप आसानी से बना सकते हैं। चिड़ी, तोते आए दिन चिड़ियों को, आए दिन चिड़ियों को बातें सुनाते रहते हैं। ठीक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। आए दिन जो है वो लाइट का मसला रहता है, आए दिन हालात ख़राब रहते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है उड़ा ले जाना। तो ये आए दिन को मैं यहाँ कर देती हूँ। आए दिन, आए दिन, 2 जुमले बन गए देखें आपके यहाँ पर। आए दिन कराची के हालात या मुल्क के हालात ख़राब रहते हैं।
है। यहाँ हमने बनाया था तो तोते आए दिन चिड़ियों को बातें सुनाते रहते थे। अच्छा, उसके बाद है उड़ा ले जाना। इसके मायने मैंने आपको बताए थे कि उड़ा ले जाना, चोरी कर लेना। चोर घर का सामान उड़ा ले गए। समझ में आ जाएगा जुमला बनाते ही कि चुरा लिया उन्होंने। आ भरना, चिड़िया ने आह भरकर कहा काश मेरा घोंसला भी बावर बर्ड की तरह होता। ठीक है, उसके बाद है पैरों तले। ये हम्द में था पैरों तले, तो अल्लाह पाक ने हमारे पैरों तले हमारे पैरों तले ज़मीन का फर्श बिछाया है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इतने लंबे लंबे जुमले बनाए, शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी देख लेते हैं हम, अगर कोई जुमला है, एक दो की गुंजाइश है अभी। अच्छा, जो आबादी की कहानी हमने टॉपिक पढ़ा है ना, उसमें मुहावरे नहीं थे, आपने देखा ना, वो इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, तो उसमें जो है वो मुहावरे नहीं है। इसमें है, देखें, कारनामा अंजाम देना, दौरे जदीद के एक साइंसदान, कारनामा अंजाम देना, रवां दवा। हम रवां दवा लिखें, ठीक है, रवां दवा का जुमला बना लेते हैं हम। रवां दवा, ट्रैफिक सड़क पर रवां दवा है। ट्रैफिक सड़क पर, वैसे जिंदगी रवां दवा है, रवां दवा है। पानी रवां दवा है, जिंदगी रवां दवा है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये हमने जुमले बनाए हैं। आप देखिए क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं इसमें, आप ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन भी इसमें से नोट कर सकते हैं, वैसे मैं और भी पढ़ के बता दूंगी। ठीक है, देख लिया आपने। अच्छा, मैंने क्वेश्चन किया है इसमें आपसे, हम्द किसे कहते हैं? तो हम्द ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ बयान की जाए, हम्द कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन अल्लाह पाक के, एक क्वेश्चन हमने किया था हम्द में, हम्द की एक्सरसाइज में, अल्लाह पाक के कुछ काम ऐसे बताइए, कुछ मैं तो कहती हूँ सारे ही काम ऐसे हैं जिस पर हम हैरान होते हैं और हमें बहुत पसंद है। ठीक है, तो यहाँ लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया है कि कुछ काम ऐसे, चंद ऐसे काम बताइए जो आपको बेहद पसंद है या जिन पर आप हैरान होते हैं। ठीक है, तो हमने 4-5 लिखे थे। क्या क्या लिखा था? सूरज का सारी दुनिया को रोशन करना, चांद का घटना और बढ़ना, ठीक है, सितारों का चमकना, बादलों का झुकना, हवाओं का चलना, ये सारे काम ऐसे हैं जिस पर हम हैरान होते हैं। हमें एक कमरे में हवा अगर चाहिए तो हम 4 फैन लगा लेते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने सारी दुनिया को जो है हवा चलाकर सारी दुनिया को मैसर की है। ठीक है, तो ये सारे काम अल्लाह पाक के हैरान कर देने वाले हैं। और भी है, समंदरों का बहना, पानी का इस कदर जो है वो तेज़ी से चलना, ठीक है, और बहुत सारे काम ऐसे, हर काम को देखकर आप, फूलों का खिलना, उनके कलर, ये सब हमें हैरान कर देते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो आप जो मैंने लिखवा है उसके अलावा भी आप जो है वो सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद है मोहम्मद इस्माइल मीठी का मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए। मोस्टली स्टूडेंट को याद था क्योंकि हम ये फिज़िकल क्लास में ही पढ़ चुके थे जब हमने जो है वो मिड टर्म पढ़ा था स्कूल में। ठीक है ना, आप भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, तो हम ये कर चुके हैं और मोस्टली स्टूडेंट को ये याद था। अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा रिवाइज कर लीजिए इसको कि मोहम्मद इस्माइल मीठी मेरे ख्याल से 1844, ठीक है, देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, में मीरठ में पैदा हुए और इसी निस्बत से मीठी कहलाए।
आपने जो है वो इब्तदाई ज़िंदगी तो आपकी बहुत मसरूफ़ गुजरी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपने अपना सारा वक्त अदब की खिदमत करते हुए यानी कि लिटरेचर लिखने लिखाने में जो है वो सर्व किया। इसके अलावा जो है वो मोहम्मद इस्माइल मीठी के जो है थोड़ा हमने क्वालिटीज़ बताई थी, वो आप देख लीजिएगा। उनका अंदाज़े बयां बहुत सादा मगर पुरअसर है, यानी कि जो पढ़ते हैं लोग उन पर असर करता है, ठीक है ना। आपने नज़म के अलावा जो है वो मरसिया, कसीदा, गज़ल, रुबाइयात ये भी लिखी हैं और जिनका एक अपना एक मकाम है। आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको सरसरी एक बता दिया है। ये हमने एक बहुत मुख्तसर से बहुत शॉर्ट जो है वो इनका इंट्रोडक्शन जो है वो लिखवाया आपको, आप भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक कव्वे ने चिड़ियों को क्या राय दी। हम इधर आ गए हैं किस्सा एक बाग का। कव्वे ने चिड़ियों को क्या राय दी, सब बच्चों को, मेरे ख्याल तमाम स्टूडेंट्स को याद होगा कि इसका आंसर क्या होगा। कव्वे ने चिड़ियों को राय दी कि ऐसा करते हैं, एक दूसरे के घोंसले में रहने के लिए चली जाओ, तब्दीली भी हो जाएगी और खर्चा भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो है कव्वे ने एक नाकिस राय दी थी। इसके अलावा भी जो है वो कराची के शिकारी का एक क्वेश्चन है, 6 बड़े भाइयों और छोटे भाई की ज़िंदगियों में क्या फ़र्क था। मैं अभी पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि 6 बड़े भाई जो है वो बहुत सेहतमंद थे और जो छोटा भाई था वो बहुत दुबला पतला और कमज़ोर था। बड़े भाइयों का ख्याल था कि वो दिन भर समंदर की तूफ़ानी हवाओं का मुकाबला जो है वो नहीं कर सकता, यानी कि नहीं कर सकता, इसलिए वो घर पर ही रहता था। और जो है 6 बड़े भाई सुबह सवेरे ही अपने जाल लेकर समंदर का रुख करते और दिन भर मछलियाँ पकड़ते और शाम को वापस आते, ठीक है। और इस तरह उस घराने की जो है वो ज़िंदगी सुख चैन से बसर हो रही थी। नहीं तो ये आपको डिटेल में बता दिया है, लेकिन आपको जो आंसर लिखवाया है वो आप वही याद कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इन सब के जो है वो ये असिस्मेंट आपका कंप्लीट हो गया। और जो है दौरे जदीद के एक साइंसदान, उसमें भी जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 ही क्वेश्चन दिए हुए, हमने 2 ही किए हैं शायद, ठीक है। उसको भी आप नेक्स्ट जो असिस्मेंट होगा उसमें ये सब कुछ शामिल होगा, ठीक है। न्यू जो कंटेंट हमारा गज़ल है, गज़ल आपको अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए। हमने फिज़िकल क्लास में याद कर ली थी, गज़ल भी जो है वो आपको अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए। 5 ही शेर है और बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। 5 शेर आपको याद हो जाना चाहिए। गज़ल और नज़म का फ़र्क भी पता होना चाहिए आपको। दौरे जदीद के एक साइंसदान है, उनके बारे में हम देखेंगे। और आबादी की कहानी 1 और 2, ये असिस्मेंट होगा लास्ट वीडियो में हमारी, ठीक है। और सारा हम एक बार रिव्यू भी कर लेंगे। वैसे भी हम बार बार रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हम देख लेंगे और असिस्मेंट जो है वो लूँगी मैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है आज का, जो है आपने देख भी लिया असिस्मेंट। और इसके अलावा आप इन टॉपिक्स के जो है वो जब आप रीड करेंगे तो अहम जो है पॉइंट्स जो है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमने जो है वो लास्ट वीडियो में जो है वो कराची के शिकारी तक शायद हमने MCQs कर लिए थे। अब हम गज़ल गालिब को भी शायद शुरू कर दिया था मैं देख लूँगी एक बार फिर। और जो है फिर जो रह गए हैं आबादी की कहानी के मैंने दोनों जो है वो करवा दी हैं, ब्लैंक्स दोनों पार्ट में करवाई हैं, आपको सॉल्यूशन में मिल गई हैं, ठीक है। अब जो है हम सिर्फ क्या रह जाएगा, दौरे जदीद के एक साइंसदान, उनको भी हम देख लेंगे, क्योंकि आपका पेपर किस पैटर्न पे होगा आपको पता है कि 30 आपको MCQs सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके अलावा ऐसे ही होगा, जो अल्फाज मायने लिखते हैं, मुहावरे के मायने लिखते हैं, जुमले बनाते हैं, ग्रामर पोर्शन जो है हमारा वो करते हैं, जैसे हमने ग्रामर में किया है। काफ़िया रदीफ़ है, नज़म और गज़ल का फ़र्क है, शेर और मिसरे का फ़र्क है। काफ़िया रदीफ़ को जो है वो शेर से अलग अलग करना है आपको, ठीक है। ये सारी ग्रामर जितनी भी करवाई है, मरकज़ी ख्याल है, ये करना है आपको, तशरीह करना है एक शेर की। अब आपको कितने शेर दिए हैं पता नहीं, चॉइस है नहीं है, आप दोनों जितने भी आपको शेर की तशरीह दो, मैंने एक जो है करवाई है, हमसे एक करवाई है और गज़ल से एक करवाई है, तो दोनों आप अच्छी तरह से पढ़ कर आएंगे, ठीक है। ये आपको मैं पेपर पैटर्न बता रही हूँ। उसके अलावा जो है वो शायर का तारुफ हमने एक ही करवाया है। हम चाह रहे थे करना, क्योंकि हमने दूर का राही पढ़ी थी, वो लिखी थी फहमीदा रियाज ने, हम फहमीदा रियाज को करना चाह रहे थे, लेकिन जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो ड्रॉप हो गया, इस वजह से जो है हम उसको छोड़ देंगे। तो अब आपके पास कौन रह गए, मोहम्मद इस्माइल मीठी, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। खुलासा जो है वो आपको एक ही करवाया है, कराची के शिकारी का, वो कहानी सबको याद है, आप खुद भी अच्छी तरह से खुलासा लिख सकते हैं। जो खुलासा लिखवाया उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जो चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमने मलाला यूसुफजई के बारे में लिखा है, उनको जो है आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट असेसमेंट जो है वो आपका इसी उस पर होगा। लास्ट के टॉपिक हमारे सारे उसमें इंक्लूड होंगे और जो चीज़ें इन असेसमेंट में रह गई हैं, इसमें रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, कंटेंट बहुत शॉर्ट है आपका, इतना घबराएं नहीं और अच्छी तरह से जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए ताकि आप लोग, क्योंकि आप लोग जैसे ही आएंगे वैसे ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट हुई आपकी क्लास। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।